सुपर 6 at 6 में। देखिए हर रोज शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ऑफिस की नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। गुआंगझू शहर से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने 4 दिवसीय चीन दौरे की शुरुआत की। यहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि चीन के साथ भारत के संबंधों का मुख्य मकसद समझौते वाले क्षेत्रों का विस्तार करना और मतभेदों को कम करना है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF और ब्रिक्स जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भारत और चीन के बीच बढ़ते सहयोग की मिसाल दी और उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने इन संस्थाओं में साथ मिलकर काम किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के दूसरे बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। बातचीत में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता और अजहर पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध का मुद्दा उठने के आसार है। केरल में आज पी विजयन की ताजपोशी होगी। LDF की सरकार में 19 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। विजयन ने कहा कि आज से केरल के इतिहास में नया अध्याय शुरू होगा। असम में बीजेपी विधायक दल के नेता सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कई राज्यों के CM भी मौजूद रहे। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर 28 मई को इंडिया गेट पर जश्न का आयोजन किया जाएगा। इस जलसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री परिषद के सहयोगी भी हिस्सा लेंगे और जश्न की मेजबानी महानायक अमिताभ बच्चन करेंगे। इस शो में सरकार जरा मुस्कुरा दो कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को गिनाया जाएगा। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर सरकार अपनी उपलब्धियों को देश भर में 200 केंद्रों से रेखांकित करेगी, जबकि 26 मई से 15 जून तक 21 दिनों का विकास पर्व आयोजन किया जाएगा। CBI ने उत्तराखंड के CM हरीश रावत से स्टिंग ऑपरेशन के सिलसिले में करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि उन्होंने पूछताछ के दौरान कुछ सवालों के पूरी तरह से जवाब नहीं दिए। CM हरीश रावत ने कहा कि मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा है कि बटला हाउस एनकाउंटर सही था, जबकि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह अपने पुराने बयान पर कायम है। दिग्विजय ने फिर कहा है कि वो एनकाउंटर फर्जी था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली सरकार की उदासीनता के खिलाफ राजधानी में बिजली और पानी के संकट पर 28 मई को एक मशाल जुलूस निकालेंगे। ये जुलूस राजघाट से निकाली जाएगी। नीट पर अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। अब राज्यों के बोर्ड को 1 साल तक नीट से छूट मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक कई राज्य नीट पर अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। गृह मंत्रालय के निलंबित अधिकारी आनंद जोशी को 6 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आनंद जोशी पर कई NGO को अवैध तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप है। दिल्ली में मौसम खराब होने के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर 15 घंटे से 150 से ज्यादा पैसेंजर फंसे हैं। चाइना सदर्न एयरलाइंस की फ्लाइट खराब मौसम के कारण दिल्ली के बदले मुंबई भेज दी गई थी, जिससे ये पैसेंजर एयरपोर्ट पर फंस गए। दिल्ली के नजफगढ़ के पास एक एयर एम्बुलेंस की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हादसे में प्लेन में सवार 7 लोगों में से 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एयर एम्बुलेंस ने पटना से उड़ान भरी थी। आदित्य सचदेवा मर्डर केस में मुख्य आरोपी रॉकी यादव के पिता और आरजेडी के बाहुबली नेता बिंदी यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हत्या का मुख्य आरोपी रॉकी यादव फिलहाल जेल में है।
एनजीटी ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आदेश दिया है कि वो देश के 11 बड़े शहरों का एयर क्वालिटी का पॉल्यूशन डाटा 30 मई तक दे। एनजीटी ने देश के बड़े शहरों में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण की वजह से ये आदेश दिया है। रिजर्व बैंक का कहना है कि देश की 1/3 एटीएम मशीनें काम नहीं कर रही हैं। आरबीआई ने देश भर के करीब 4000 एटीएम का सर्वे किया, ये रिपोर्ट दी है। पाकिस्तान जब तक हक्कानी आतंकी नेटवर्क के खिलाफ ठोस एक्शन नहीं लेता है, तब तक यूएस सेनेट पैनल पाक को यूएस से मिलने वाले $300 मिलियन की मिलिट्री मदद को रोकने वाले बिल पर मंजूरी लगाए रखेगा। पाक के गृहमंत्री चौधरी निसार अली खान ने तालिबान आतंकी मंसूर के मरने की पुष्टि से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मारे गए व्यक्ति की पहचान की पुष्टि नहीं हो सकी और उसकी डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात लायंस के बीच हुए पहले क्वालिफायर मैच में बेंगलुरु ने गुजरात को 4 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ बेंगलुरु फाइनल में पहुंच गया है। स्कॉटलैंड के टेनिस स्टार एंडी मरे ने फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। उन्होंने पहले दौर में चेक गणराज्य के अनुभवी खिलाड़ी रॉडेक स्टेपानेक को कड़े मुकाबले में 3-6, 3-6, 6-0, 6-3, 7-5 से मात दी है। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर करण जौहर आज अपना 44वां जन्मदिन मनाएंगे। करण अपना जन्मदिन इस बार लंदन में मनाएंगे। उन्होंने निर्देशक, स्क्रीन राइटर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और एक्टर के तौर पर भी काम किया है। फिल्म सुल्तान का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। 3 मिनट के इस ट्रेलर में भाईजान का डायलॉग्स दमदार है। यशराज बैनर की इस फिल्म में सलमान और अनुष्का रेसलर के रोल में नजर आएंगे। फिल्म ईद पर रिलीज होगी। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधियों को लगातार यहां पर डॉक्टरों को निशाना अपराधी बना रहे हैं। बीती रात पटना के दुल्हन बाजार में डॉक्टर पीके झा और उनके कंपाउंडर पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। डॉक्टर पीके झा अपने सारे काम निपटाकर कंपाउंडर मिथिलेश और ड्राइवर राकेश रंजन के साथ देर रात पॉलीगंज से अपनी ऑल्टो कार से पटना लौट रहे थे। तभी 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने उनका पीछा किया और कार को ओवरटेक करके फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद डॉक्टर कार से निकलकर थाने की तरफ भागे और किसी तरह अपनी जान बचाई। फायरिंग में कंपाउंडर जख्मी हो गया है। अपराधियों ने कार के ड्राइवर को पिस्टल के बट से मारकर जख्मी कर दिया और ऑल्टो कार लेकर फरार हो गए। डॉक्टर के मुताबिक उनका अपहरण करने की यहां पर साजिश थी और पुलिस ने भी पहली नजर में से अपहरण का मामला बताया है। अपराधियों की तलाश में छापेमारी जगह जगह की जा रही है। तो 2 बाइक सवार ने मुझे मेरे गाड़ी को आगे से ओवरटेक किया और ड्राइवर को मार के गाड़ी से उतारने के बाद मेरे जो एक और सहयोगी थे कंपाउंडर राजीव शर्मा जी, उन पर गोली चलाई, उनको मारा, उन पर गोली चलाई और गाड़ी लेके भागने का प्रयास किया। हम अपना जान बचा के गाड़ी से भागे। थाने के सामने गोली चली? जी, थाने के सामने ही गोली चली थी। क्या पर्पस था? कहीं अपहरण का कोई पर्पस तो नहीं था आपका? ये अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन गाड़ी लेके वो भाग रहे थे। मैं जान बचा के वहाँ से भागा। प्रथम दृष्टिकोण क्या लग रहा है आपको? हो सकता है कि ये अपहरण हो। क्लिनिक बंद करके 8 साढ़े 8 में आ रहे थे, पटना की ओर जा रहे थे पालीगंज से। तो रास्ते में इनको 2 बाइक से इनको घेरा गया और 5-6 की संख्या में, जैसे बता रहे हैं कि कुछ लोग आकर के इनके ड्राइवर को पहले मारना पीटना शुरू किया और उसके बाद फिर जो पीछे में इनके कंपाउंडर या जो दोस्त बता रहे हैं वो अपोज किए तो उन पर गोली चला दिया। तब ये डर करके निकल गए और उसके बाद फिर इन्होंने फ़ोन किया हमें। तब तक वो गाड़ी लेकर के वहाँ से जो गुंडे थे या जो बदमाश थे वो चले गए। क्या लगता है सर प्रथम दृष्टिकोण से? प्रथम दृष्टिया तो लूट लगता है, उसके और भी एंगल पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। कितने लोगों को गोली लगी है सर? 1 आदमी को गोली लगी है और 1 जख्मी। बढ़ते आगे। असम में सर्बानंद सोनोवाल की ताजपोशी जिस भव्यता और दिव्यता के साथ हुई है, वो इस सच का इजहार करती है कि बीजेपी के हाथ सिर्फ एक राज्य की सत्ता नहीं आई है, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं आई है, बल्कि इसने बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर के दरवाजे खोल दिए हैं। संघ की विचारधारा को विस्तार यहां पर मिला है, दक्षिणपंथी सियासत को नई जमीन मुहैया करा दी है। শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सैलाब में सर्बानंद सोनोवाल की ताजपोशी।
प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और संगठन पदाधिकारियों समेत दिग्गजों का जमघट। ऐसा लगा जैसे पूरी बीजेपी ही गुवाहाटी की मेहमान बनकर टपक गई हो। पूरा खानपाड़ा मैदान भगवा रंग में रंग गया। खचाखच भरे खानपाड़ा मैदान में सर्बानंद के साथ 11 मंत्रियों ने शपथ ली। चुनाव प्रचार के दौरान अपनी सभाओं में पीएम मोदी जिस आनंद का ख्वाब बांट रहे थे, आज वो हकीकत की जमीन पर पसरा दिखा। फिजा में घुल गया सर्बानंद और ईरान से लौटकर समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपना वादा दोहराया। असम के सर्बानंद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूरी मेहनत और लगन के साथ असम के भाग्य को बदलने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इस भव्यता और दिव्यता के मायने क्या हैं? सूत्रों की माने तो इस भव्यता के जरिए केंद्र सरकार पड़ोसी देशों के साथ ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि समारोह में बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के प्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। लेकिन ये बहुत छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि पूर्वोत्तर में बीजेपी की सत्ता का प्रवेश द्वार, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे का विस्तार, संघ की सोच और दक्षिण पंथ की जमीन का फैलाव, धर्म गुरुओं की खास मेहमान नवाजी इसकी तस्दीक कर रही है। दरअसल असम में बीजेपी की बागडोर सर्बानंद सोनोवाल के हाथ थी। कांग्रेस के बागी हेमंत बिस्वा का साथ मिला तो ताकत दोगुनी हो गई। दोनों नेताओं की जमीनी ताकत में शामिल हो गई राम माधव की अचूक रणनीति। जाहिर है बीजेपी ने कांग्रेस के बरगद गोगोई को उखाड़ फेंका, पार्टी को सत्ता दिला दी और असम में इतिहास रच दिया। लेकिन अतीत के आईने में देखें तो असम में बीजेपी के प्रवेश की बुनियाद दिवंगत कुशाभाऊ ठाकरे और बंसीलाल सोनी ने दशकों पहले डाल दी थी। ये तब की बात है जब यहाँ बीजेपी का नाम भी नहीं था। आरएसएस को ऐसा लगता था कि असम में उसकी फसल लहलहाने की जमीन पहले से मौजूद है। मसलन बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला, जो आरएसएस के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे के फैलाव के लिए बिल्कुल माकूल था। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के भूगोल और चीन के नापाक मंसूबे भी आरएसएस के लिए गहरी चिंता के सबब थे। लेकिन संघ और बीजेपी की मिलीजुली मशक्कत ने इतिहास रच दिया। 2008 में जैसे येदियुरप्पा की रहनुमाई में कर्नाटक जीतकर बीजेपी ने दक्षिण का दरवाजा खोला था, वैसे ही बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार अब असम बन गया है। आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार ने जिस अखंड भारत का सपना देखा था, जिस सांस्कृतिक एकरूपता का ख्वाब बुना था, वो कांग्रेस के विविधतावादी राजनीतिक सोच के खिलाफ था। 1951 में जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी राष्ट्रवाद का राग अलापा, लेकिन कांग्रेस की सत्ता इस सोच की राह का रोड़ा बनी हुई थी। इन सब के बावजूद अकेले असम में 590 सरस्वती शिशु मंदिर खोलकर संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता असंभव को संभव करने में जुटे थे। पत्थर पर सरसों उगाने की कोशिश कर रहे थे। हालिया चुनाव की बात करें तो असम में विश्व हिंदू परिषद के लगभग 2500 कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी थी। असम की जीत दिल्ली और बिहार की हार के जख्म पर तो मरहम है ही, बीजेपी नेताओं को ये कहने का मौका भी दे चुकी है कि मोदी का जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। तो असम की जीत से बीजेपी बल्ले बल्ले कर रही है, कह रही है कि अब पूरे पूर्वोत्तर पर शासन करेगी। लेकिन क्या इससे पूर्वोत्तर के बाशिंदों की पीड़ा खत्म हो जाएगी? उग्रवाद और सुरक्षा बलों के संघर्ष में पिस रही आवाम की मुश्किलें दूर हो पाएंगी? क्या अपने ही देश में बेगाने बनने का उनका दर्द दूर हो पाएगा? वो भारत की आत्मा है, लेकिन अपने ही उड़ाते हैं उसका मजाक। वो चीन की चालबाजियों के खिलाफ भारत की हिफाजत करता है, लेकिन सरहद पार के दुश्मनों के खिलाफ प्रहरी बनने वाले प्रदेश अपनों के प्रहार से ही चोटिल है। वो पूर्वोत्तर है। वो भारतीय सूबों की 7 बहनें हैं, लेकिन ऐसा लगता है मानो भाइयों ने ही उसकी राखी की कद्र नहीं की, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। विकास की रफ्तार में ये राज्य भारत के दूसरे हिस्सों से काफी पीछे छूट गए हैं। बात चाहे बुनियादी संरचना की करे या फिर सुख सुविधाओं की, पूर्वोत्तर अब भी बराबरी की बाट जो रहा है। जर्जर सड़कें, स्कूल कॉलेजों की कमी, बेरोजगारों की भीड़ और पलायन की पीड़ा, दर्द की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। हर कहीं बार बार ये नस्लीय भेदभाव के शिकार होते हैं। कोई रंग रूप और भाषा का मजाक उड़ाता है तो कोई राह चलते घूरने लगता है। कई बार ये हिंसा के भी शिकार होते हैं।
ये सारी घटनाएं भारत की विविधता और बहुलतावादी संस्कृति पर गहरी चोट करती हैं, जिससे गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारे का ताना बाना टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। हालांकि केंद्र की हुकूमत हमेशा इनके साथ खड़ी होने का दावा करती है, लेकिन दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में पूर्वोत्तर से पलायन कर आए लोगों को सरकारों के आश्वासन पर एतबार नहीं होता। बात चाहे असम की जाति और सांप्रदायिक हिंसा की करें या फिर नागालैंड और मणिपुर में सुरसा के मुंह की तरफ फैलते उग्रवाद की, केंद्र में बैठी सरकारों ने इन समस्याओं को सुलझाने की जगह इनके हाल पर छोड़ दिया है और आग की लपटें दूसरे इलाकों को भी अपनी चपेट में लेती गई। हालांकि सरकार ने गिनाने के लिए तो कम तजवीजें नहीं की, लेकिन जिन समस्याओं का हल राजनीति और समाज दे सकता था, सरकार उसका पुलिसिया हल ढूंढती रही। 15 साल से अनशन पर बैठी इरोम शर्मिला चानू की दास्तान पूर्वोत्तर के हालात की सुलगती सच्चाई बयां कर रही है। इनका आरोप है कि सुरक्षा बल अफसपा की आड़ में इनके साथ ज्यादती करते हैं, नौजवानों के साथ गुलामों जैसा सलूक करते हैं, लेकिन सत्ता के नकार खाने में उनकी आवाज तूती बनकर रह गई। बराबरी की बात करने वाला मीडिया भी उन्हें इंसाफ दिलाने में नाकाम साबित हुआ। शोषण और उत्पीड़न के बावजूद इरोम शर्मिला ने हिंसक रास्ते की जगह विशुद्ध गांधीवादी रास्ता चुना, लेकिन गांधी के मुल्क में सत्याग्रह की आवाज अनसुनी रह गई। हाँ, सरकार वार्ता के लिए तैयार जरूर होती है जब नौजवान हथियार उठा लेते हैं। कभी उल्फा आतंकी खूनी खेल खेलते हैं तो कभी नगा विद्रोही, गाहे बगाहे मैती और कुकी विद्रोही भी भड़कते रहते हैं। बेशक इन हथियारबंद उग्रवादियों से देश के दुश्मन भी साठ गांठ करते हैं और सरकार के सामने इनसे निपटने का और कोई रास्ता नहीं रह जाता। सेना और स्थानीय पुलिस को अधिकार देना जरूरी हो जाता है, लेकिन आखिर ये नौबत आती ही क्यों है? क्या हथियार उठाने से पहले ही शासन उनका दर्द नहीं समझ सकता? क्या वहाँ सड़कें, स्कूल और फैक्ट्रियां नहीं लगाई जा सकती? क्या पूर्वोत्तर का पलायन रोका नहीं जा सकता? क्या विकास पूर्वोत्तर की समस्या का हल नहीं है? जाहिर है हुकूमत में बैठे हमारे सियासतदान भी इस बात को बखूबी जानते हैं, लेकिन हर मसले को वोट के तराजू पर तौलने के आदी हमारे राजनेताओं के लिए पूर्वोत्तर की शायद कोई कीमत नहीं है। ऐसा इसलिए कि इनके पास सांसद कम है, विधायक कम है, सरकार बनाने और गिराने में इनकी ताकत बेहद बौनी है। सवाल ये है कि क्या असम की जीत से बलियों उछल रही बीजेपी की मौजूदा हुकूमत इन नाइंसाफियों को दूर कर पाएगी? पूर्वोत्तर के लोगों में अपनेपन का एहसास करा पाएगी? क्या पीएम मोदी पूर्वोत्तर की पीड़ा को दूर करने का वादा निभाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। साथ जो है मुंबई के आसपास शाम का अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल हो गए हैं। ही इज ए टेरिफिक लीडर, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में आप उन्हें कैसे देखते हैं, कैसे रेट करते हैं? मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी सफल प्रधानमंत्री हैं और एक सुशासन देने वाले सफल प्रशासक के रूप में उन्होंने अपनी योग्यता को लोगों के सामने रखा है और जिसको देश में भी स्वीकारोक्ति मिल रही है और दुनिया में भी स्वीकारोक्ति मिल रही है। कैसे मोदी के करिश्मे की कायल हुई दुनिया, जानिए जगदीश चंद्र शो में। ईटीवी की खबरें वेब पर देखने के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.pradesh18.com। आपके शहर, जिले और राज्य की तमाम खबरें लगातार आप तक पहुंचती हैं हमारी वेबसाइट pradesh18.com। मोबाइल पर ईटीवी देखने के लिए डाउनलोड कीजिए प्रदेश 18 ऐप। लाइव न्यूज देखने के लिए क्लिक कीजिए लाइव बटन। आप टीवी सेट के सामने नहीं भी हैं तो ईटीवी है हरदम आपके साथ। pradesh18.com के जरिए ताजा खबरें, ईटीवी के प्रोग्राम, गुदगुदाने वाले कार्टून, सामयिक आलेख और मुद्दों पर आपकी राय, सब कुछ मिलेगा एक जगह हमारी वेबसाइट pradesh18.com पर।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 4 दिन की चीन यात्रा पर हैं। ग्वांगझू पहुंचने पर ग्वांगटोम के वाइस गवर्नर ही जोंग यू और वाइस मिनिस्टर लिू जिनमिन ने उनका जोरदार स्वागत किया। ग्वांगझू में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चीन में भारतीय राजदूत विजय गोखले के आयोजित भोज में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। राष्ट्रपति ने इस दौरान दोनों देशों के पुराने संबंधों का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति अपने दौरे के दौरान बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली केकियांग सहित दूसरे प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। राष्ट्रपति के साथ इस यात्रा में मीडिया का प्रतिनिधि मंडल भी साथ गया है, जिनमें ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र भी शामिल हैं। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चीन के दौरे पर हैं और इस दौरान मीडिया का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा है, जिसमें जगदीश चंद्र ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड भी शामिल हैं और तमाम बड़े नेताओं से यहां पर मुलाकात होने का कार्यक्रम है राष्ट्रपति का। और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो रिश्ते बीच में खराब हो रहे थे उनको और बेहतर करने की पूरी कोशिश होगी। तमाम जो मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में उस पर भी चर्चा होगी। तो ग्वांगझू पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया राष्ट्रपति का। has been frequently, and which is also reflective of the expanding relationships between two great nations, India and People's Republic of. तो फिलहाल यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं। सिर्फ नेताओं और उनके बयानों की नहीं, देश हित की भी होगी बात। सिर्फ संसद और सरकारों की नहीं, आपके सरोकारों की भी होगी बात। सिर्फ समस्या और हंगामे की नहीं, समाधान की भी होगी बात। देखिए देश की बात डॉक्टर मीना शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। आपने देखा है क्रिकेट का सुपर 6, तो भाई खबरों में हम कैसे रहे पीछे। आइए हम आपको दिखाते हैं खबरों का सुपर 6, मतलब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 6 बड़ी खबर सुपर 6 at 6 में। देखिए हर रोज शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ऑफिस की फाइल तो बढ़ते आगे। नीट को 1 साल तक टालने के लिए केंद्र सरकार के अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है, लेकिन क्या इससे छात्रों का सचमुच भला होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की मंशा के बावजूद छात्र दर्जनों परीक्षाओं में भटकने को मजबूर होंगे? आखिर सरकार छात्रों के साथ है या डिग्री का व्यापार करने वाले मेडिकल कॉलेजों के साथ? नीट अध्यादेश पर राष्ट्रपति की मुहर। 1 साल के लिए टली नीट परीक्षा, अध्यादेश से राज्यों को मिली राहत। क्या अध्यादेश से छात्रों का सचमुच होगा भला? देश भर में होने वाले कॉमन मेडिकल टेस्ट पर जारी अटकलबाजियों के बीच राष्ट्रपति ने नीट को 1 साल तक रोकने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश पर अपनी मंजूरी की मोहर लगा दी है। हालांकि राष्ट्रपति ने भी मंजूरी देने से पहले 100 बार सोचा, कानून के जानकारों से मशवरा किया, केंद्रीय मंत्री को तलब किया, पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाने की दरकार क्या है। आखिर केंद्र सरकार ने ही तो नीट लाने का फैसला किया था, लेकिन अब जब कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है तो सरकार पलटी क्यों मार रही है?
इससे पहले कई राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताते हुए 3 चिंताएं गिनाई थी। पहला, परीक्षा को क्षेत्रीय भाषा में आयोजित करने का प्रावधान। दूसरा, पाठ्यक्रम में एकरूपता। और तीसरा, राज्य सरकार की आयोजित परीक्षाएं। केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार की पुरजोर मांग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाई और अब नीट के 1 साल तक टलने का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्यों के बोर्ड को 1 साल तक नीट से छूट मिल गई और ये 1 साल के लिए टल गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शुक्रवार को अध्यादेश को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को आंशिक रूप से बदलना है, जिसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी और निजी मेडिकल कॉलेज अब नीट के दायरे में आएंगे। हालांकि प्रबंधन कोटे के तहत केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों और निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का एडमिशन नीट के जरिए ही होगा। जाहिर है, मेडिकल संस्थानों के जरिए अपनी तिजोरी भरने वाले धन कुबेरों की फसल तो लहलाएगी, लेकिन क्या ये पूरे देश के छात्रों के लिए फायदेमंद होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बढ़ते आगे, बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए प्लेऑफ के पहले महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को गुजरात लायंस को 4 विकेट से बेंगलुरु ने हराकर आईपीएल 9 के फाइनल में पहुंच गई है, जगह बना ली है। टॉस जीतकर बेंगलुरु टीम के कप्तान विराट कोहली ने पहले रैना की टीम गुजरात को बल्लेबाजी का मौका दिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बेंगलुरु को 159 रन का लक्ष्य दिया, जिसे एबी डिविलियर्स और इकबाल अब्दुल्ला की शानदार साझेदारी की बदौलत बेंगलोर ने आसानी से जीत हासिल कर ली। हालांकि शुरुआत में बेंगलोर की खराब शुरुआत रही। विराट कोहली समेत 5 बल्लेबाज दहाई का भी आंकड़ा पार नहीं कर सके, लेकिन बाद में डिविलियर्स की आतिशी पारी और इकबाल अब्दुल्ला की सधी बल्लेबाजी ने टीम को जीत दिला दी। एबी डिविलियर्स को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। उन्होंने 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 47 गेंदों में नाबाद 79 रन बनाए, जबकि इकबाल अब्दुल्ला ने 25 गेंद पर 33 रन बनाकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। तो वहीं आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एलिमिनेटर राउंड का मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला दिल्ली में रात 8 बजे खेला जाएगा। बता दें कि यहां हारने वाली टीम खिताब की रेस से बाहर हो जाएगी, इसलिए आज का मुकाबला करो या मरो जैसा होगा। डेविड वार्नर की टीम सनराइजर हैदराबाद यहां एक तरफ पूरी तैयारी के साथ मैदान में जीत के इरादे से उतरेगी, तो वहीं गंभीर की अगुवाई में 2 बार के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर भी जीत के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहेगी। आईपीएल 9 सीजन में अब तक दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है। वार्नर की टीम ने जहां 14 मैचों में 8 मैच जीते हैं, तो वहीं उसे 6 मैच में हारना भी पड़ा है, जबकि वहीं गंभीर की टीम की हालत भी वैसी है। नाइट राइडर ने भी 14 मैचों में 8 मैच जीते हैं और 6 में उसको हार मिली है, लिहाजा आज दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो चलिए अब देखते हैं, अपन तो कहेंगे कुंभ, तब और अब तथा हिंदू। रामघाट की चौकी पर बैठे ललाट पर तिलक लगा दक्षिणा लेने वाले एक पंडित से मैंने पूछा, कितने सिंहस्थ देखे हैं? जवाब था 4 के अनुभव में क्या फर्क आया? उसने जवाब दिया, तब ब्राह्मण भोजन होता था, अब नहीं होता। तब बिड़ला बांगड़ आते थे, वे उज्जैन के ज्ञानी पंडितों का सत्कार करते थे, अब वे नहीं आते। अब सरकार उसके मंत्री आते हैं और अखाड़ों, मठाधिपतियों, प्रवचकों को खुश करते हैं। मैंने आगे पूछा, पिछले कुंभ में कितनी दक्षिणा मिली और इस दफा कितनी? जवाब था, पिछली बार कोई लाख रुपए हुए थे, इस कुंभ में 30-40 हजार हुए हैं, जबकि आज आखिरी शाही स्नान है। आगे मैंने पड़ताल की कि कुंभ में तब किस तरह के परिवार अधिक आते थे और अब कैसे। सवाल पर पंडित अपने दादा परदादा की विरासत में सुने किस्से बताने लगा और मैं तब अब का फर्क बूझने लगा। विचार बना कि आम हिंदू आस्थावान के लिए कुंभ वैसा ही है जैसा था। हाँ, धर्म की ध्वजा थामे हाथ बदले हैं। जो हिंदू राजा थे, जो हिंदू भामाशाह थे, उनकी धर्म कर्म की आस्था और उस आस्था का पोषक ब्राह्मण समाज तब अलग बुनावट लिए हुए था। अपना मानना है कि कुंभ परंपरा के जो पुराने पोषक अखाड़े हैं, वे शायद जस के तस हैं, जैसा नागा साधु और उनके अखाड़े। कईयों का सोचना है कि साधुओं के ये चेहरे अब हिंदुओं की ठीक ब्रांडिंग नहीं करते। ऐसा सोचने वाले चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद या अवधेशानंद, बाबा रामदेव जैसे आधुनिक संत और महात्मा दिखाई दे, नागा साधु अपने को बदले। मतलब इनकी भी अच्छे कपड़े, ताम झाम, माल और बड़ी भक्त संगत की नई इमेज बनी। अखाड़ों की ब्रांडिंग है। कईयों ने शाही स्नान को तड़क भड़क की परेड बनाया, तो कईयों ने जताया कि वे हैं तो कुंभ है। मानना होगा शिवराज सिंह चौहान और उनके प्रबंधकों को, जो उन्होंने इस दफा अखाड़ों की इस खुन्नस को पाटा कि यदि हम शैव हैं तो वैष्णव के साथ स्नान नहीं करेंगे। शैव वैष्णव का ये झगड़ा शताब्दियों पुराना है। उस झगड़े को पाठ देना प्रशासन की ऐसी उपलब्धि है जिसकी शायद ही चर्चा हुई हो, मगर ये था काम भारी। तभी अपने को कुंभ अपूर्व लगता
सकता है। मनुष्य को उसकी स्वयं की अवचेतना पुण्य प्राप्ति का सात्विक धर्म कर्म करवाए, इससे अच्छी दूसरी बात भला और क्या हो सकती है। हिंदू आधुनिक जीवन के विकट सांसारिक कष्टों के लिए यूँ तमाम तरह के जतन करता है, मगर मोटे तौर पर सभी जतनों की बुनियाद उसकी अंत चेतना है। सामूहिकता, धर्म कर्म के सांगठनिक पहलुओं, शोषण और भटकाव की तमाम समस्याओं के बावजूद जो चला आ रहा है, उस अंतकरण में वो अपने आप डुबकी लगा